अपनी क्लास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर हमने स्टार्ट किया और लास्ट क्लास में हमने फ्लक्स को डिस्कस किया था कि फ्लक्स क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि फ्लक्स में चेंज किस तरीके से होता है और क्या सिग्निफिकेंस है। अगर चेंज होगा फ्लक्स में तो क्या हो सकता है। एक बहुत ही गजब की चीज़ यहाँ पे होती है, अगर फ्लक्स चेंज हो, फ्लक्स अगर टाइम के साथ वेरी करे, क्या वो चीज़ होगी, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं कि फ्लक्स में चेंज को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आप लिखेंगे, कैलकुलेट द रेट ऑफ विच the flux linked with generated area change with time when a rod of length L is फर्स्ट पार्ट इसमें लिखेंगे आप ट्रांसलेटेड और सेकंड पार्ट हम इसमें सॉल्व करेंगे, ये होगा रोटेटेड एज शोन इन फिगर। क्लियर है। जो डायग्राम्स यहां पे आपको दिए हुए हैं ट्रांसलेशन मोशन के लिए, इट इज गिवन लाइक थीटा एंगल पर आप इसे v वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं। क्रॉस सेक्शन जो हमें दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो इस तरीके से है, इनवर्ट डायरेक्शन में b मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया गया। दिस इज फॉर द फर्स्ट। सेकंड केस में मैग्नेटिक फील्ड वही रहेगा। यहां पे मैं इसको डायग्राम बना देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड विल रिमेन सेम और अब जो इसमें रॉड रोटेट कर रही है, एल लेंथ की जो रॉड थी वो इस तरीके से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से लेट से रोटेट कर रही है। तो जनरेटेड एरिया को किस तरीके से, जो जनरेटेड एरिया है उससे निकलने वाला जो फ्लक्स है, कितना फ्लक्स उसमें पास कर रहा है, उसके रेट ऑफ चेंज क्या रहने वाला है, उसके बारे में बात करनी है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की तरफ हम चलेंगे। ये आपको दिया गया है एक रॉड, एल लेंथ की रॉड हमें दी है जो कि इस गिवन मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि वर्टिकली इनवर्ट डायरेक्शन में है, v वेलोसिटी से ये मूव कर रही है। अब देखिए यहां पे मैं रेफरेंस लाइन से इसे ले लेता हूं। तो अगर आप इसे v वेलोसिटी से लेकर जाएंगे थीटा एंगल पर, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रॉड इन टाइम t, t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हमें निकालना होगा। तो इसे इस तरीके से हम देख सकते हैं कि लेट से रॉड जो है इस तरीके से यहां तक आ चुकी है। इनिशियल पोजीशन रॉड की यहां पर थी और जब आप इसे v वेलोसिटी से लेकर जाएंगे तो ये इसकी लेट से फाइनल पोजीशन है, रॉड यहां पर कहीं होगी। तो ये जो लेंथ निकल कर आएगी इट विल बी vt, दिस लेंथ विल बी vt। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो एरिया हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें, एरिया होता है दोनों जो साइड्स आपको दी गई हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है। ये हमने एरिया का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होती है। वहां पे ए वेक्टर जो है वो फर्स्ट वेक्टर है, बी वेक्टर यहाँ पे सेकंड वेक्टर होगा। तो इट कैन बी रिटन एज, ये जो साइड हमें दी गई है इट इज एल और बी जो साइड आई है ये आई है vt और क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कि साइन थीटा में यहां पे करना होगा।
तो ये एरिया आपने कैलकुलेट कर लिया है। एरिया कैलकुलेट करने के बाद सेकंड जो हमारे पास टास्क होगा फ्लक्स निकालने के लिए, फ्लक्स का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है, फाई इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, यानी कि बी ए कॉस थीटा होता है। क्लियर है? यहां पे सो फाई में लिख देता हूं क्योंकि थीटा हमने ऑलरेडी यहां पे काम में लिया हुआ है। फाई यहां पर है एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल है। तो आप देख सकते हैं एरिया वेक्टर इसका जो होगा वो वर्टिकली इनवर्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड जो दिया गया है हमें वो भी वर्टिकली इनवर्ड दिया गया है। दैट मीन्स बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का जो एंगल यहां पर है वो 0 निकल कर आता है और कोस 0 की अगर आप वैल्यू देखते हैं तो वो आएगा 1। तो फ्लक्स की वैल्यू को हम यहां पे लिख सकते हैं बी और एरिया है एल वी टी साइन थीटा। यहां से स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकल के आया है। अब आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अगर निकालना है, ये फ्लक्स में निकाल चुका हूं कि टी टाइम में कितना फ्लक्स इस जनरेटेड एरिया से पास करेगा, लेकिन हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया इट वाज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आपसे पूछा गया था। तो इसकी कैलकुलेशन में यहां पर कर देता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट डी फाई बाय डी टी और वो होगा बी एल वी साइन थीटा। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस में हमारे डायरेक्ट काम में आएगा। जब हम न्यूमेरिकल पोर्शंस पर जाएंगे, न्यूमेरिकल्स को जब हम करेंगे तो आप देखेंगे ये फॉर्मूला हमारे पास बहुत सी बार में काम में आएगा। तो इसे ध्यान भी आपको रखना है। यहाँ पे थीटा जो है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एल एंड वी, लेंथ जो है और कंडक्टर की जो लेंथ आपको दी गई है और वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में आप उसे लेके जा रहे हैं उनके बीच का एंगल यहाँ पे थीटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। देन इसी क्वेश्चन में सेकंड जो पार्ट था वो रोटेशन के लिए दिया गया था। मैग्नेटिक फील्ड वही है वर्टिकल इनवर्ट डायरेक्शन में, अब देखिए मान लेता हूं कि रॉड इनिशियली इस तरीके से थी, ये इस रॉड का मैं फिक्स एंड मान लेता हूं, तो लेंथ इसकी एल के बराबर है। अब अगर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, अगर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है तो टी टाइम में रॉड की जो नई पोजीशन होगी वो ओमेगा टी एंगल पर रोटेट हो चुकी होगी। ये क्लियर है? ये जो एंगल निकल कर आएगा थीटा, थीटा विल बी ओमेगा टी। अगर मुझे ये एरिया निकालना है, ये वाला एरिया अब हमें कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखें, ये जो शेडेड एरिया मैंने बनाया है, ये एरिया अगर आपको कैलकुलेट करना है तो एरिया विल बी, एरिया जो होता है ट्राइंगल का, इट विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप बेस यहां पे देख सकते हैं, अगर थीटा यहाँ बहुत स्मॉल है तो उसके लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इट विल बी लाइक, बेस की जगह पे आप लिख सकते हैं एल और हाइट की जगह पे ही हमें लिखना है, हाइट जो है इसकी वो है आर्क लेंथ और आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू नथिंग बट रेडियस इंटू एंगल। हाइट को आप लिख सकते हैं रेडियस मल्टीप्लाई बाय थीटा, सो इट कैन बी रिटन एज हाफ एल स्क्वायर थीटा। दिस विल बी द एरिया जनरेटेड। ये एरिया जनरेटेड हमने निकाला। उसके बाद में फाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको, फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फ्लक्स कैन बी रिटन एज बी ए कॉस फाई निकल कर आता है, वेयर फाई इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए। इसके लिए भी जो एरिया वेक्टर है वो वर्टिकली इनवर्ड या वर्टिकली आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा। मैं वर्टिकली इनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव यहां पे लेके चल रहा हूं, तो बी और ए के बीच का जो एंगल है इट विल बी 0 और कोस 0 की वैल्यू फिर से 1 होगी। तो यहां पे हम वैल्यू पुट कर दें, फाई विल बी बी, ए की वैल्यू होगी हाफ एल स्क्वायर थीटा इंटू कोस 0। कोस 0 की वैल्यू होगी 1, तो यहां पे आपको जो वैल्यू मिलेगी फाई की, इट विल बी हाफ बी एल स्क्वायर थीटा ही निकल कर आएगा। जिस तरीके से पिछले केस में हमने फाई की वैल्यू कैलकुलेट की थी, मैं इस सेकंड केस में भी फाई की वैल्यू को कैलकुलेट कर चुका हूं और अब आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को निकालना है। जो टास्क हमारे पास था इट वाज टू कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो इसे आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखें। सेकंड केस के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, इट विल बी डी फाई बाय डी टी
इसकी वैल्यू निकल कर आएगी हाफ बी, कांस्टेंट है, एल स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, डी थीटा बाय डी टी, और बिकॉज डी थीटा बाय डी टी इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए जब रेट ऑफ चेंज हम निकालते हैं इट इज कॉल्ड ओमेगा विच इज एंगुलर वेलोसिटी। तो डी थीटा बाई डी टी को आप रिप्लेस कर दीजिए ओमेगा से, तो इट विल बी हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। ये दूसरा रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत 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 ज़्यादा बार हमारे काम में आने वाला है आगे चल के जब हम न्यूमेरिकल पोर्शन पे आएंगे। तो इस तरीके से किसी भी जनरेटेड एरिया से अगर कोई कंडक्टर, कोई रॉड है मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है, मोशन में दोनों तरीके के देखे, फर्स्ट मोशन था यहाँ पे ट्रांजिशनल मोशन, सेकंड मोशन यहाँ पे रोटेशनल के लिए आपने कैलकुलेट किया, जनरेटेड एरिया जो भी होगा उससे निकलने वाला फ्लक्स आप निकाल सकते हैं और उससे निकलने वाला रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट करेंगे इसे। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लें, a coil of n turns and area capital S is situated in a uniform magnetic field B with its plane perpendicular to the field as shown in figure. Find the rate of change of flux linked with the coil if it is rotated uniformly with angular velocity omega. Rotated uniformly with angular velocity omega। यहाँ कुछ अलग अलग केसेस हमें दिए गए हैं कि किस तरीके से रोटेट कर सकती है, डायमेंशनली वो अलग अलग हो सकती है, उसका ओरिएंटेशन जो है कितने कितने टाइप से हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन के लिए हमें यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पूछा गया है। तो फर्स्ट जो ओरिएंटेशन दिया गया है अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। About an axis through its center and perpendicular to its plane सेकंड जो ओरिएंटेशन दिया गया, सेकंड जो एक्सिस आप बोल सकते हैं जिसके अबाउट ये रोटेट कर रही है कॉइल, वो आपको दिया गया है कि अबाउट अ डायमीटर थ्रू 180 डिग्री।
और थर्ड के हिसाब से यहाँ बोला गया है अबाउट अ डायमीटर कॉन्टिन्यूसली, यानी कि यहाँ पे थीटा आपको नहीं दिया गया है। सॉल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले जो एक फिगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है वो इस तरीके से है कि ये हम मान लेते हैं कि कॉइल है जो आपको दी गई है n टर्न्स की, और इस तरीके से रखी गई है कि कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो कॉइल का प्लेन जैसा कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर चुका हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड हम इस तरीके से ड्रॉ कर दें कि वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर आ जाए। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रखी गई है। अब फर्स्ट केस जो यहां पर है वो इस तरीके से कि एक्सिस जो पास कर रही है वो है अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। इसके प्लेन की परपेंडिकुलर एक्सिस है जो कि इसके सेंटर से पास कर रही है। तो लेट्स से इसका सेंटर है O, तो जो एक्सिस है वो इस तरीके से, जिस तरह से चौक आपको दिखाई दे रही है, ये इसके सेंटर से भी पास कर रही है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल दिया गया है। तो इस एक्सिस के अबाउट जब कॉइल रोटेट करेगी तो इसका एरिया आपको ऑलरेडी गिवन है। फर्स्ट केस को पहले मैं यहां पे ले रहा हूं, तो एरिया ऑफ कॉइल इज ऐसा आपको दिया गया है, एरिया हमारे पास में। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी आपको दिया गया है, इट इज B। और एंगुलर वेलोसिटी जब आप इसे ओमेगा से रोटेट करते हैं तो फ्लक्स की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो फ्लक्स की वैल्यू होती है फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। फ्लक्स फाई बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हमने देखा है, और बी ए कॉस थीटा। थीटा होता है बी और ए के बीच का एंगल। तो आप देखें इस पर्टिकुलर केस में बी इनवर्स है, ए भी इनवर्स होगा, दोनों के बीच का एंगल होगा 0, तो कोस 0 की वैल्यू आ जाएगी 1। तो आप इसे लिख सकते हैं इसे बी एस, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमें बी के बराबर दिया गया है और एरिया जो है हमें एस के बराबर दिया गया है। अब यहां पर एक छोटी सी चीज जो ध्यान देने वाली है वो ये कि एन टर्न्स आपको दिए गए हैं कॉइल में। जो कॉइल है उसमें वायर के एन टर्न्स हैं, तो एक टर्न से निकलने वाला फ्लक्स आप निकाल चुके हैं बी एस। तो एन टर्न से जो फ्लक्स निकल रहा होगा इट विल बी एन बी एस। इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एन से। अब जहां तक बात रही रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालने की, यानी कि डी फाई बाई डी टी आपको कैलकुलेट करना है। ये 0 निकल कर आ जाएगा। 0 क्यों आया देखें, बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट हमें दिया गया है, तो ये कांस्टेंट एस एरिया ऑफ द कॉइल विल बी आल्सो कांस्टेंट, और एन यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल वो भी कांस्टेंट होगा। तो जब भी किसी कांस्टेंट का हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो 0 मिलता है। सिग्निफिकेंस क्या है इस आंसर की, तो आप खुद सोचें कि अगर इस कॉइल को हम इस तरीके से यहां पे अगर रोटेट करें तो क्या इससे निकलने वाला फ्लक्स चेंज होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर इससे निकलने वाला फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा है तो इसके लिए डी फाई बाई डी टी की वैल्यू 0 आनी चाहिए भी थी, और उसको हमने मैथमेटिकली प्रूव भी किया है कि इससे निकलने वाला जो फ्लक्स है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, वो यहाँ पे 0 रहेगा। दैट मीन्स फ्लक्स जो इससे पास कर रहा है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, उसकी वैल्यू में विद रेस्पेक्ट टू टाइम कोई चेंज नहीं आएगा। सेकेंड पार्ट की बात करें, अबाउट अ डायमीटर थ्रू 180 डिग्री। अब डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट, तो सबसे पहले तो आप इसका डायमीटर मान लें, दिस इज द डायमीटर। इस डायमीटर के अबाउट आप जब इसे रोटेट करा देते हैं तो अब आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्योंकि यहां पे निकालना है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम चेंज ऑफ फ्लक्स निकाल लें और उसको डिवाइड बाय टाइम कर दें। तो मैं यहां पे क्या करने जा रहा हूं, चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाय टाइम। सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे।
तो ये हो जाएगा आपके पास में φ2 यानी कि फाइनल फ्लक्स, इसको चाहे तो आप फाइनल भी लिख दें, माइनस फाई आई से इसे रिप्रेजेंट कर दे, दैट मीन्स इनिशियल डिवाइड बाय डेल्टा टी, हम इसे कर सकते हैं। फाइनल फ्लक्स जो होगा जब ये 180 पे रोटेट हो चुका होगा, तो उसके लिए अगर हमें फ्लक्स निकालना होगा तो फाई विल बी, यहां से मैं एक वैल्यू को काम में लूंगा जो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इट विल बी एन बी एस निकल कर आएगा। 180 रोटेट होने के बाद में ऑब्वियसली एंगल जो होगा वो कोस 180 के लिए आप निकालेंगे, और कोस 180 जो निकल कर आता है इट विल बी -1। तो यहां से हम देख सकते हैं कि इनिशियली देखें एरिया वेक्टर मान लेते हैं हम इसका कि बाहर की तरफ है, क्लियर है, और मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है अंदर की तरफ, ये कॉइल में बना रखी है। इस कॉइल को हमें 180 पे रोटेट करना है, यानी कि इस तरीके से इसको रोटेट कर देना है। तो आप समझने की कोशिश करें, बी अंदर की तरफ है, ए बाहर की तरफ है, फाइनली कंडीशन ये निकल कर आएगी, दैट मीन्स बी भी अंदर की तरफ है और ए भी अंदर की तरफ है, दोनों के बीच का एंगल होगा 0। तो इसके लिए जब फ्लक्स की वैल्यू आप निकालेंगे तो इट कैन बी रिटन एज एन बी एस माइनस 180 पे रोटेट करने के बाद में इसके जो एंगल हो जाएगा इट विल बी 180 डिग्री, और 180 के लिए जब कोस 180 की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो इट विल बी -1, तो माइनस एन बी एस हमारे पास में निकल कर आएगा। अपॉन में टी लिख देता हूं, ये डेल्टा टी ही है बेसिकली, तो ऊपर आपके पास बचता है 2n bs अपॉन टी। अब यहां तक इसे रोटेट होने में टाइम कितना लगा, वो टाइम हमें कैलकुलेट करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी जो दी गई है इसके लिए ओमेगा दी गई है, जो कि थीटा अपॉन टी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ओमेगा कैन बी रिटन एज पाई बाई टी, तो टी कैन बी रिटन एज पाई बाय ओमेगा। इस टी को आप रिप्लेस कर दीजिए, तो हमारे पास में जो फाइनली डी फाई बाई डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो निकल कर आता है इट इज 2n bs डिवाइड बाय पाई बाय ओमेगा। So it can be written as d phi by dt, rate of change of flux will be 2n omega bs upon pi। इस तरीके से हम इस पर्टिकुलर केस में जबकि डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट इसे हम रोटेट कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट में थर्ड पोर्शन जो है वो किसी भी रैंडम एंगल के लिए, थीटा के लिए, तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो फ्लक्स की वैल्यू को सबसे पहले किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं सेकंड केस को यहाँ से इरेज की देता हूँ। फ्लक्स जो होता है इट इज बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और एरिया यहाँ पे एस दिया हुआ है, तो बी एस कॉस थीटा निकल कर आएगा। ये फ्लक्स की वैल्यू है, क्लियर। आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालना है, दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट डी फाई बाय डी टी। डिफरेंशिएशन करें, बी एस कॉन्स्टेंट है, कॉस थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है इट इज माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे जो टर्म रिमेनिंग रहेगी इट इज डी थीटा बाय डी टी। सो डी फाई बाय डी टी कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ बी एस साइन थीटा डी थीटा बाय डी टी, और डी थीटा बाय डी टी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट यहाँ पे कर सकते हैं। तो डी फाई बाय डी टी विल बी इक्वल्स टू माइनस बी ओमेगा एस साइन थीटा, रिलेशन निकल कर आएगा। यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन जो आप करें तो बेहतर होगा, ये जो हमने कैलकुलेशन की है इट इज फॉर 1 टर्न, यानी कि अगर कॉइल में एक ही टर्न दिया गया है, जैसे कि पिछले केसेस हमने देखे हैं कि एक टर्न से अगर फ्लक्स की वैल्यू बी एस एन निकल कर आई थी, ये फाई था, तो एन टर्न से जो फ्लक्स निकल कर आएगा इट विल बी एन इंटू और जो भी आपके पास में वैल्यू है। तो ये जो हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकाला है ये एक टर्न से निकाला है, इसको अगर एन टर्न्स के लिए आपको कैलकुलेट करना है, जो कि रिक्वायर्ड आंसर भी होगा, इट विल बी फॉर एन टर्न्स ऑफ कॉइल। इसे आप लिख सकते हैं माइनस बी ओमेगा एन एस
साइन थीटा। तो इस तरीके से हम वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे नोट करें। तो फ्लक्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को हमने डिस्कस कर लिया है। अब ये जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है ये एक बहुत ही स्पेशल चीज है जब हम मैग्नेटिज्म की बात करते हैं, चाहे आप डेली लाइफ की भी बात करें। अगर मैं बोलूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अगर हम हटा दें डेली लाइफ में से, अभी हो सकता है कि आपको इसकी रिक्वायरमेंट क्या नेसेसिटी है इसकी, उसके बारे में आप ज़्यादा सोच नहीं पा रहे हैं। तो अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अगर हटा दूं तो शायद कुछ भी पॉसिबल नहीं। अब बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की जो एप्लीकेशन है कहाँ काम में आता है। एक्चुअली हमने देखा कि फ्लक्स अगर किसी कॉइल से चेंज हो रहा है तो वहां पे एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, एक ईएमएफ वहां पे डेवलप हो जाता है और एक करंट भी फ्लो करने लगता है जस्ट ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। यानी कि फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है, टाइम वेरिंग फ्लक्स है, तो किसी भी कॉइल में करंट फ्लो होने लग जाता है। ये चीज अभी हो सकता है कि हमें समझने में दिक्कत हो, स्टार्टिंग में आप इसे नहीं पकड़ पा रहे हैं कि भाई मैं बोल क्या रहा हूं। तो इसको हम इस तरीके से समझें। फैराडे का आपने नाम सुना, 10th क्लास में आप लोग पढ़ के आए, फ्लक्स के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत बात की थी। फैराडे का जब भी नाम आता है हमारे दिमाग में एक चीज क्लिक करती है, दैट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अब मैं धीरे धीरे करके, और जो चैप्टर था हमारा जिसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था, EMI था, उसके ऊपर आ रहा हूं एक बहुत बेसिक क्वांटिटी जिसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट मुझे आगे चलकर होने वाली है, दैट वाज फ्लक्स। उस फ्लक्स को हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एक स्टेप आगे हम आ चुके हैं, जो कि अब उसकी रिक्वायरमेंट आएगी। अभी तक रिक्वायरमेंट नहीं थी लेकिन फिर भी हमने उसको कैलकुलेट करना सीखा। अब उसकी रिक्वायरमेंट देखेंगे, क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्यों उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसकी बात करूंगा। तो टॉपिक जो है हमारे पास, नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि जैसा कि आपने देखा था कि नेचर लव सिमेट्री हम बोलते हैं, तो अगर करंट फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर में तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इस चीज को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड होगा ही होगा। आप अगर किसी कंडक्टर में करंट को फ्लो करवा रहे हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। उसकी वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना निकल कर आता है, रिंग की फॉर्म में अगर है तो कितना आएगा, सर्कुलर लूप है तो कितना आएगा, उन सबको हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे जस्ट बिकॉज नेचर लव सिमेट्री, तो अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जो कि होता भी, इस चीज को हम प्रूव कर चुके हैं, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट फ्लो होगा? ये सवाल बहुत टाइम से दिमाग में था, इसके बारे में बहुत सी चीजों की स्टडी की गई, जानने की कोशिश की गई कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। और सबसे पहले इसमें जिसे सक्सेस मिली वो थे फैराडे। फैराडे साइंटिस्ट का नाम है और इन्हीं के नाम पर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रखा गया। तो फैराडे ने ये देखा कि जब भी किसी कॉइल से, ध्यान से सुनिएगा स्टेटमेंट क्या है, कि जब भी किसी कॉइल से लिंक्ड मतलब जो लिंक हम वर्ड काम में लेते हैं उससे जुड़ा हुआ, लिंक का मतलब है जुड़ा हुआ, जब भी किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाएगा, जो कि हम फ्लक्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर किसी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है तो वहां पर उस कॉइल में एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। इंड्यूस एक नया वर्ड है, इसको आप समझने की कोशिश करें। इंड्यूस होना मतलब प्रोड्यूस होना, फिलहाल आप ये मान सकते हैं जनरेट होना। तो अगर किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो वहां पर एक ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक ईएमएफ जिसे आप अभी वोल्टेज मान लीजिए, एक पोटेंशियल है, बस एक पोटेंशियल वहां पे प्रोड्यूस हो जाता है जिसे कि ईएमएफ कहा जाएगा। अगर सर्किट कंप्लीट है तो उस जनरेटेड ईएमएफ की वजह से करंट वहां पे फ्लो करने लगेगा, विच विल बी कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट।
तो कुछ टर्म्स यहां पे जो मैंने नई काम में लिए उसे हम एक बार देखें। कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, लिंक्ड, इंड्यूस्ड ईएमएफ है और इंड्यूस्ड करंट है। ईएमएफ क्या होता है? दैट इज इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने डिस्कस किया था, जहां हमने डिफरेंशिएट किया था ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है उस चीज को हम डेप्थ में पूरा का पूरा स्टडी कर चुके हैं। ये कुछ टर्म्स यहाँ पे नई काम में लिए हमने। कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, लिंक्ड, इंड्यूस्ड, ईएमएफ क्या होगा, करंट क्या होगा, उस चीज को समझने की कोशिश करें। तो स्टेटमेंट एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं, आप चाहें तो नोट कर लें। Whenever flux linked with a coil changes with respect to time, there is a varying flux through a coil, then an EMF is induced in the coil, which is called induced EMF. And if circuit is completed, then due to this induced EMF, a current starts flowing in the circuit, which is called induced current. Induced current और induced EMF की बात हम कर चुके हैं। अभी प्रोड्यूस कैसे होगा, किस डायरेक्शन में होगा, उन सभी चीजों को जानने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेके चलते हैं। कॉइल इज नथिंग बट, एक कॉइल यहां पे हमने ली हुई है और इससे मैं सर्कुलर कॉइल एक मान लेता हूं, जिसका कि साइड व्यू आपको दिखाया गया है। फ्रंट व्यू अगर होता तो ये आपको पूरा गोल दिखाई देती। दिस इज साइड व्यू। और यहां इसका मैं फ्रंट व्यू भी बना देता हूं। ये पूरी की पूरी गोल है। अब अगर मुझे इस कॉइल से निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू बतानी है, तो फ्लक्स कब होगा? जब यहां पे कोई ना कोई मैग्नेट हो। इट इज क्वाइट क्लियर। तो देखें, ये एक मैग्नेट यहां पे रखी हुई है, जिसका ये एन पोल होगा और ये एस पोल होगा। अगर फ्रंट व्यू से आपको देखना हो तो आपको कॉइल का जो है फ्रंट व्यू अगर आपको कॉइल का देखना हो तो आपको बार मैग्नेट का साइड व्यू देखने को मिलेगा। ये टॉप व्यू आपको देखने को मिलेगा। यानी कि ये इस तरीके से रखी हुई है और इसी डायग्राम को हमने साइड व्यू में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो दैट मीन्स मैं इस केस को यहां से देख रहा हूं। अब जब इसको आप यहां से देखेंगे तो ये कॉइल का हमको साइड व्यू दिखाई देगा, जो कि ये साइड व्यू हमने बनाया हुआ है, और बार मैग्नेट आपको पूरी की पूरी दिखाई देगी। ये बार मैग्नेट आपको पूरी की पूरी दिखाई देगी। बात करें अब हम इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होने का रीजन क्या होता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ? तो वो है चेंजिंग फ्लक्स। ये ध्यान रखें, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ की बात कर रहा हूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ की। दिस इज नथिंग बट चेंज इन फ्लक्स passing through the coil। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कब प्रोड्यूस होगा? जब फ्लक्स चेंज होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ कब प्रोड्यूस नहीं होगा? जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा। फ्लक्स को चेंज कितने तरीके से कर सकते हैं उसकी बात अभी हम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट तरीका बताने जा रहा हूं कि फ्लक्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में बाकी पूरी कहानी को एक बार डिस्कस कर लेंगे। होता क्या है, देखें कि अगर यहां पर एक बार मैग्नेट और यहां पर एक कॉइल है, दोनों के दोनों किस पर हैं? अगर रेस्ट पर हैं। ये दोनों अगर रेस्ट पर हैं तो नो डाउट कॉइल से कुछ ना कुछ फ्लक्स यहां पे पास कर रहा होगा। मान लिया कि यहां पे कोई ना कोई फ्लक्स इससे पास कर रहा है, ठीक है। लेकिन फ्लक्स पास करने की वजह से कभी भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए खास बात है वो है चेंज, यानी कि फ्लक्स में चेंज भी होना चाहिए। अब फ्लक्स में चेंज कब हो सकता है? फ्लक्स में चेंज लाने के लिए रिलेटिव मोशन होना चाहिए बिटवीन कॉइल एंड बार मैग्नेट। तो इसमें चेंज लाने के लिए क्या होगा? रिलेटिव मोशन मस्ट है। देयर मस्ट बी रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड
बार मैग्नेट। तो कॉइल और बार मैग्नेट के बीच में अगर रिलेटिव मोशन है तो फ्लक्स में चेंज हो जाएगा, फ्लक्स में अगर चेंज हो जाएगा तो ईएमएफ वहां पे प्रोड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ अगर वहां पे प्रोड्यूस हो जाएगा यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ वहां पे अगर प्रोड्यूस हो जाएगा और सर्किट अगर कंप्लीट है तो इलेक्ट्रिक करंट भी वहां पे फ्लो करने लगेगा। किस तरीके से होगा देखें, जब आप इसको कॉइल के पास में लेके आएंगे तो कॉइल से निकलने वाला फ्लक्स होगा वो इंक्रीज करेगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि बार मैग्नेट अगर कॉइल के पास में आप लेकर आते हैं तो फ्लक्स बढ़ेगा। आप इस वर्ड को भी हटा दें कि फ्लक्स बढ़ेगा या घटेगा, अभी हम सिर्फ इसकी बात कर लेते हैं कि फ्लक्स चेंज होगा या नहीं होगा। अगर आप बार मैग्नेट को कॉइल के पास लेकर आते हैं तो इससे निकलने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है दे विल चेंज, और अगर वो चेंज होगी दैट मींस वहां पे फ्लक्स चेंज होगा। आप इसे दूर लेकर जाएं फिर यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा, पास लेकर आए फिर फ्लक्स चेंज होगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, पहला तरीका तो आपने देखा, कॉइल इज एट रेस्ट एंड बार मैग्नेट इज मूविंग। दूसरा तरीका यहां पे क्या हो सकता है फ्लक्स को चेंज करने के लिए, बार मैग्नेट इज एट रेस्ट एंड कॉइल इज मूविंग। दूसरा तरीका हम क्या यहां पे देख सकते हैं कि आप बार मैग्नेट को फिक्स कर दीजिए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो उनका अपना एक ओरिएंटेशन होगा जो कि आपकी बार फिक्स होगा, क्योंकि आप बार मैग्नेट को मूव नहीं कर रहे हैं। अब आप कॉइल को यहां पे मूव करें, कॉइल को आप पास भी लेकर आ सकते हैं, कॉइल को आप दूर भी लेकर जा सकते हैं। तो जब आप कॉइल को पास लेकर आएंगे तब भी फ्लक्स चेंज होगा, कॉइल को आप दूर लेकर जाएंगे तब भी फ्लक्स चेंज होगा। मैं फिर से इस बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, फ्लक्स ज्यादा होगा या कम होगा। वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट वेदर फ्लक्स इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम और नॉट। अगर फ्लक्स बदल रहा है तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा जिसे इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा जाएगा, और सर्किट चूंकि यहाँ पे देखकर हमको पता लग रहा है कंप्लीट है तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे फ्लो कर जाएगा विच विल बी कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि उसका रीजन क्या था, इंड्यूस्ड ईएमएफ उसका रीजन था। तीसरा तरीका यहाँ पे क्या हो सकता है पासिंग फ्लक्स को चेंज कराने का, ये बहुत इंटरेस्टिंग है जो कि हम अभी रिसेंटली ही पढ़ के आए हैं। तो आपको याद है कि अगर किसी कॉइल में करंट फ्लो करेगा तो वो एज ए मैग्नेट बिहेव करता है, उसके चारों तरफ एक मैग्नेट जो है प्रोड्यूस हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड वहां पे प्रोड्यूस हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि ये कॉइल आपको दी गई है जिसको आपने बैटरी से जोड़ा है, क्लियर है, और यहां पे वो कॉइल है जिसमें मुझे ईएमएफ इंड्यूस कराना है, ये वाली कॉइल जिसको मैंने यहां पे बनाया। अब आप देखिए कि जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो एज ए मैग्नेट ये बिहेव करेगी, क्योंकि जब भी किसी कॉइल में करंट फ्लो करता है, आपकी बार सोर्स आपने यहाँ पे लगा रखा है, करंट का सोर्स, ये बैटरी है, करंट इसमें फ्लो करेगा तो ये एज अ मैग्नेट बिहेव करेगी। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसकी होंगी, इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल जैसा कि काम में ले सकते हैं। तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगी वो ऑब्वियसली इस कॉइल से पास करेंगी, लेकिन अगर ये दोनों रेस्ट पर हैं तो यहां पर कोई भी फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा। फ्लक्स इससे ऑब्वियसली पास कर रहा है लेकिन चेंज इन फ्लक्स विल बी जीरो। अब चेंज लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, वापस यही तरीके हो जाएंगे दोनों कि मैग्नेट को या तो आप मूव कराइए, कॉइल को आप रेस्ट पे रख दीजिए, या कॉइल को आप मूव कराइए और मैग्नेट को आप रेस्ट पे रहने दीजिए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग तरीका यहाँ पे जो निकल के आता है वो ये कि आप इसको डीसी सोर्स से ना जोड़कर और आप इसे क्या करें, एसी सोर्स से जोड़ दें, ऑल्टरनेटिंग सोर्स। अभी हमने एसी की बात नहीं की है तो बहुत ज्यादा इसके डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा। एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग, जो कि टाइम वेरिंग होता है, चेंज होगा, तो इसका डायरेक्शन क्योंकि टाइम के साथ में चेंज होता रहता है, दैट मीन्स टाइम वेरिंग पोटेंशियल अगर आपने लगाया तो करंट भी यहां पे उसी तरीके का प्रोड्यूस होगा। और अब करंट क्या है, चेंज कर रहा है। करंट जब टाइम के साथ चेंज करेगा तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट होता है प्रोपोर्शनल टू आई निकल कर आता है। कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला था, तो करंट अगर चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। और हमें चाहिए क्या, हमें मैग्नेटिक फील्ड ही तो चेंज करवाना है, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा तो उसके साथ ऑब्वियसली मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। तो अगर यहां आप एसी सोर्स लगाते हैं, अब आपको यहां पे रिलेटिवली इनको मूव कराने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैंने सोर्स यहां पे एसी लगा रखा है। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जो यहां से प्रोड्यूस होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जब भी किसी कंडक्टर में फ्लो करती है तो इलेक्ट्रिक करंट जब भी किसी कंडक्टर में फ्लो करता है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, करंट यहाँ पे फ्लो करेगा। अब आपने करंट ही अगर टाइम वेरिंग ले लिया है तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम वेरिंग होगा, और मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम वेरिंग है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इस कॉइल से पास कर रहा होगा इट विल ऑल्सो चेंज। तो बेसिकली ये तीन तरीके होते हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स या यूं बोले कि वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को जो कि कॉइल में से पास कर रहा है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। और कहानी बार बार यहीं पर आके अटकेगी कि अगर किसी कॉइल से निकलने वाला फ्लक्स टाइम के साथ में बदल रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, कॉइल से निकलने वाला फ्लक्स टाइम के साथ में नहीं बदल रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ईएमएफ अगर इंड्यूस हो रहा है, सर्किट अगर कंप्लीट है तो इंड्यूस्ड करंट वहां पे फ्लो करेगा, सर्किट अगर कंप्लीट नहीं है तो इंड्यूस्ड करंट फ्लो नहीं करेगा, हाँ ईएमएफ वहां पे इंड्यूस हो जाएगा, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हर केस में वहां पे जनरेट होगा। अब ये बात तो हुई जनरल की किस किस केसेस के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कब कब प्रोड्यूस हो सकता है। अब कुछ केस वो भी देख ले जो हमें अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। इसको हालांकि मैं लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, लेकिन एक बार फिर से मैं यहाँ पे करना चाहूँगा क्योंकि अब टाइम वेरिंग फ्लक्स पर हम आ चुके हैं। देखिए कुछ मोशन ऐसे भी होंगे जहाँ पे फ्लक्स चेंज नहीं होता है और मोशन जरूर होता है। ये एन एस ले लें, ये कॉइल ले लें। अब मान लीजिए ये कॉइल जितनी स्पीड से इधर जा रही है, ये बार मैग्नेट भी उतनी स्पीड से उधर जा रही है, यानी कि देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड द बार मैग्नेट। तो यहाँ पे जो चेंज इन फ्लक्स है डेल्टा फाई, इट विल बी जीरो, कोई फ्लक्स में यहाँ पे चेंज नहीं होगा। इन दोनों को अगर आप रोटेट करा रहे हैं अपनी एक्सिस के अबाउट, एंगुलर वेलोसिटी चाहे कुछ भी हो, तो भी इस केस में यहां पे कोई फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां पे कोई भी प्रोड्यूस नहीं होगा। कुछ केसेस और जो कि जनरली हम काम में लेंगे, ये बार मैग्नेट आपको दी गई नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहां पे गैल्वेनोमीटर लगा गया। गैल्वेनोमीटर इस चीज को बताएगा कि डिफ्लेक्शन अगर गैल्वेनोमीटर में आता है दैट मीन्स यहां पे करंट था, और गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शन नहीं आता है यानी कि यहां पे कोई करंट नहीं था। क्लियर है? इसको जब आप पास में लेके आते हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जनरेट होता है। इस बार मैग्नेट को जब आप रेस्ट पे ले आते हैं, मान लीजिए हम पास इसे लाते गए और यहां पे लाने के बाद में हमने इसे रेस्ट पर रखा, कुछ देर रोके रखा, ये मूविंग थी, यहां पे रेस्ट पर है, तो यहां पे देखते हैं कि डिफ्लेक्शन नहीं होता है, डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है, या यूं बोल लीजिए गैल्वेनोमीटर वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाता है। अब मैं इसको फिर से अगर दूर लेके जाऊं, ये पास में है नॉर्थ पोल साउथ पोल, अपोजिट डायरेक्शन में इसको वेलोसिटी अब हमने दी, तो आप देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर में फिर से यहां पर डिफ्लेक्शन आने लगता है। तो यही कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो इस चीज को डिनोट कर रहे हैं कि देखें, जब कॉइल रेस्ट पर है, बार मैग्नेट उसके पास में जा रही है, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है, यानी कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आना इस चीज को इंडिकेट करता है कि सर्किट में करंट है। करंट का यहाँ पे कोई सोर्स नहीं है, फिर भी यहाँ पे करंट का होना इस बात को इंडिकेट करता है कि वहां पे कोई ना कोई ईएमएफ होगा, और यही ईएमएफ जो है यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाता है, जो कि इस कॉइल से निकलने वाले फ्लक्स में चेंज की वजह से इंड्यूस हुआ है। आगे चलते हैं, इस बार मैग्नेट को इस कॉइल के पास में लाके मैंने रोक दिया, जब रेस्ट पर रखता हूं तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जो है जीरो हो जाता है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है। गैल्वेनोमीटर का किसी भी डिफ्लेक्शन को इंडिकेट ना करना
इस बात को बताता है कि यहाँ पे अब कोई करंट नहीं है। यानी कि जैसे ही कॉइल और बार मैग्नेट के बीच का मोशन, रिलेटिव मोशन खत्म हो जाता है, उनके बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, यानी कि वहां से जो फ्लक्स पास कर रहा है, इस कॉइल से जो फ्लक्स लिंक्ड है, इस कॉइल से जो फ्लक्स निकल रहा है वो कांस्टेंट हो गया। और जैसे ही फ्लक्स यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, दैट मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ फिर से जीरो हो जाएगा, जो कि किस बात के आधार पे आप बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पे कोई करंट नहीं रहा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं रहा। फिर जब मैं इसे दूर लेकर जाता हूं, इसे जब आप वापस से दूर लेके जाते हैं, बार मैग्नेट को दूर की तरफ वापस मोशन करवाते हैं, तो ये देखा गया गैल्वेनोमीटर में फिर से डिफ्लेक्शन आया। अब गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन आता है वो पिछले वाले डिफ्लेक्शन का अपोजिट होता है। बहुत खास बात हमने यहाँ पे बोली कि जब आप पास लेकर आते हैं तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन गैल्वेनोमीटर में, और जब आप उसी बार मैग्नेट को दूर लेकर जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन अलग अलग है। ये डायरेक्शन अलग अलग क्यों हुआ, इस चीज को एक्सप्लेन किया लेंज ने। फिर से साइंटिस्ट है और लेंज लॉ आपने पढ़ा हुआ भी है, हो सकता है 10th में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपने ना देखी हो, इसको यहां पर हम दोबारा डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इन कुछ एक्सपेरिमेंट्स से, सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स से मैं ये बोल सकता हूं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ केवल और केवल तब प्रोड्यूस होगा जबकि कॉइल और बार मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, यानी कि फ्लक्स टाइम वेरिंग होगा, फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा। अगर फ्लक्स टाइम वेरिंग नहीं है, फ्लक्स टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रहा है, तो वहां पर कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। यही फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है।